आरपी रीचैट शो में आपका स्वागत है। थैंक यू रीमा। आरपी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसी रही आपकी जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन लाइफ थी, क्योंकि ऐसी लाइफ मैं कहूंगी कि एथलीट ने भी, किसी भी नॉर्मल इंसान ने भी नहीं जी। कैसा रहा वो आपका पीरियड और आप कैसे लाइफ को हैंडल कर रहे हैं? पहला महीना तो लगा कि आराम से कट जाएगा और क्योंकि चीज़ें बेटर जाएंगी। एक महीने बाद ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट मंथ तो हमने एकदम कंप्लीट सख्ती के साथ, सख्ती थी भी कंट्री में भी, और अपने खुद से डिसिप्लिन फॉलो करके हमने पहला महीना तो आराम से काट लिया। पर दूसरा तीसरा महीना की बात में लगा कि नहीं, शायद चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, या चीज़ें इतनी चेंज होगी जितना हम सोचते थे कि यार 2019 में जैसे हमारी लाइफ थी शायद 2020 में वैसी, 21 में वैसी ना हो। तो न्यू नॉर्म्स से इसके साथ जीने की थोड़ा आदत कोशिश कर रहे हैं, और सोशल जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसको भी इसी नॉर्म्स के साथ फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, जो कभी नहीं किया वो अब करना पड़ रहा है। ओके आरपी, हमारा पहला सेगमेंट है खट्टी मीठी बातें। तो इसमें कुछ बातें खट्टी रहेंगी, कुछ मीठी रहेंगी। आपके करियर को लेके, आपके लाइफ को लेके थोड़ा जानना चाहेंगे हम भी और आपके फ्रेंड्स भी। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपके नाम से शुरुआत करते हैं। रुद्र प्रताप सिंह, ये ऐसा भारी नाम है जो समझ में आता है कि एक दमदार पर्सनालिटी है। तो क्या लोग भी ये नाम सुन के डरते थे जब तक आपसे मिले नहीं? बहुत लोगों को तो नाम पता ही नहीं था कि रुद्र नाम है हमारा। ज़्यादातर आरपी के नाम से ही लोग संबोधित भी करते थे, जानते भी थे। और टीम में भी, चलो टीम में तो लोग जान गए थे कि हाँ, क्योंकि वहाँ लिखते हैं नाम, और ऐसे हम लोग उतना जानते नहीं थे। पर तो करेक्टर शायद कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि जैसा नाम है वैसा मैं करेक्टर रहा। हमेशा वो हंसते खेलते कूदते चीज़ें निकाली और हर चीज़ को एंजॉय किया। तो रुद्र तो लॉर्ड शिवा का नाम है, पर उतना एग्रेशन शायद कभी दिखा नहीं। यहाँ काफी काम पर्सनैलिटी थी। आपकी मुस्कुराहट जो थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी ताकत भी थी, और आपका एक ट्रेंड सेटर हो गया था कि आप विकेट लेते हैं तभी भी मुस्कुराते हैं, आप अगर कई बार बॉलर मार भी खाते हैं तभी भी मुस्कुराते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी पहचान बन चुकी थी। वो एग्रेशन कहते हैं मीडियम बैट्समैन बहुत होता है, लेकिन आप एक मुस्कुराते हुए बॉलर थे। पर मतलब ऐसा नहीं कि एग्रेशन नहीं था, और बहुत जगह एग्रेशन दिखाया भी हमने, मतलब मैंने या हमारे जो साथी जो बॉलिंग कर रहे थे यहाँ पर अगर विकेट में थोड़ी बहुत भी हेल्प है तो कोशिश करते थे कि मुस्कुराते बॉलिंग हो जाए और अपने एरियाज को फॉलो करें। पर जहाँ पर फ्लैट ट्रैक होता था वहाँ पर तो एग्रेशन लाना पड़ता है कि अगर सामने वाले को भी, जो साथ में पार्टनरशिप में गेंदबाजी मैं मानता हूँ हमेशा होती है, दोनों लोग एक एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करते हो कि फ्लैट ट्रैक पे एक सेशन ऐसा जरूर आता है बॉलिंग का, जो मैंने इतने साल खेला है, कि वो बाउंसर वाला रहता ही है कि थोड़ा बैट्समैन को हिलाना या थोड़ा बैट्समैन को पीछे करना, दोनों साइड से होती है। तो थोड़ा एग्रेशन आता ही है, क्योंकि आप हंसते हुए बॉलिंग करोगे शायद वो उतना बॉडी आपको उतना साथ न दे, आपका माइंड उस हिसाब से एग्रेसिव है, तो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ता वो। पर हाँ, मेरी लाइफ में वो पीरियड बहुत कम रहा, क्योंकि मैं खुद स्विंग गेंदबाज रहा, और बहुत कई बार ऐसा किया कि बम्परिंग वाले सेशन लगाए हमने कई बार, लेकिन मैक्सिमम तो ये कि आप नया बॉल का प्रॉपर यूटिलाइज करो। तो एग्रेशन होता था, पर वो शायद परसेंटेज कम था कि मुस्कुराते हुए निकल गई जिंदगी। जी हाँ, मिक्सर लाइफ में बदलाव होने बहुत जरूरी है, सिचुएशन के हिसाब से और हालात के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है खिलाड़ी के लिए। आपके करियर की शुरुआत में आते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 में होता बांग्लादेश में। उसमें आपने 8 विकेट लिए थे, एवरेज भी बहुत बढ़िया थी। तो क्या उसको आप टर्निंग पॉइंट मानेंगे? क्योंकि उसके बाद आपने आके यूपी के लिए रणजी भी खेला और वहां से आपका क्रिकेटिंग सफर शुरू हुआ था। तो क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप एक टर्निंग पॉइंट था? आई थिंक हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं अंडर 19 का एक ही टूर किया वर्ल्ड कप, ना आगे कोई अंडर 19 खेला ना पीछे कोई अंडर 19 खेला, एक ही टूर में था। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको शायद बहुत सारी मीडिया देख लेती है, बहुत सारे जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं कंट्री के उस वक्त जो रिटायर भी होते हैं या खेल रहे होते हैं, या फिर सेक्टर्स उनकी नज़र में आ पाए होते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट मुझे ही मिला और हमारे जो साथी थे उनको ही मिला, और हम लोग सीधे इंडिया टीम में कैंप में बॉलिंग के लिए बुलाया गया। और वहाँ से मैं उसके बाद अगेन न्यूजीलैंड इंडिया ए मैच खेला और फिर रणजी ट्रॉफी खेला, क्योंकि आप इंडिया खेल जाते हो रणजी ट्रॉफी आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो अंडर 19 खेले बहुत सारे प्लेयर जो रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका नहीं मिलता है। कि बहुत सारे कंट्री में से हैं जो हमने देखा कि अंडर 19 अच्छा किया और फिर भी रणजी ट्रॉफी नाम नहीं बना पाए या खेल नहीं पाए। पर मैं क्योंकि इंडिया खेल गया उस वक्त, इसलिए मुझे खेला और टचवुड चीज़ें लकी थी, चीज़ें मतलब अलाइन होती गई साथ में और मैं उसको परफॉर्मेंस किया भी। यह बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में, कहते हैं कि मेहनत कितनी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप कहीं ना कहीं अपनी पहचान क्रिकेट में बना चुके थे। तो लेकिन आपके फ्रेंड का मानना है कि सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आपसे कभी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान थे पहले भी, आज भी, और आज भी उनको ऐसा लगता है कि आप वही रुद्र प्रताप सिंह है जो अंडर 19 से पहले थे। कितना क्या कहना चाहेंगे इस पर?
तो सामने वाला बताएगा कि कैसा बिहेवियर है, कि हमें तो सबको लगता है कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं या मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ या वेल बिहेव्ड हूँ, वो तो खुद को उतना पता नहीं चलता। हाँ, पर थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता चलती है कि आपने कहाँ गलती किया, कहाँ मिसबिहेव किया या कहाँ आपने सही से बात नहीं की। पर ज़्यादातर फ्रेंड्स तो हमारे स्कूल मेट्स के हैं जो साथ पढ़े हुए हैं या फिर साथ खेले हुए, उनके साथ तो उतनी चीज़ शायद बदली नहीं होगी कि बहुत पहले से जानते हैं मुझे। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि सारे हमारे साथ क्रिकेट खेलते भी थे, मैं थोड़ा लकी ज़्यादा था उसमें कि राइट टाइम पे राइट पेस परफॉर्मेंस था मेरा, इसलिए मैं ऊपर चलता चला गया। और वो हमसे बेटर हो के भी राइट जगह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मैं एक प्लेयर का नाम लूँ अपने साथ, बैट्समैन था ताहिर अब्बास, यूपी रणजी ट्रॉफी खेला बाद में, 19 टीममेट में 200 रन बनाता था। और वो शायद अंडर 19 इंडिया भी कभी नहीं खेले वो। और हम लोग इतने लिमिटेड परफॉर्मेंस में खेलते गए और अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो यहाँ लकी था मैं, और शायद ताहिर उतना लकी नहीं था या शिवाकांत उतना लकी नहीं था। जी हाँ, लक फैक्टर जरूर मायने रखता है, इसका हमने पहले ही बात की थी। 2007 वर्ल्ड कप बहुत वो टर्निंग पॉइंट था इंडियन क्रिकेट के लिए भी। भारतीय टीम ने ना केवल मैच जीता था, लेकिन उसके बाद आईपीएल की भी आगाज हुई थी। उसमें मेरी इरफान से भी इस बारे में बात हुई थी, जिन्होंने काफी अहम रोल अपनाया था इस वर्ल्ड कप में। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपकी खास मूवमेंट थी इस 2007 वर्ल्ड कप की, क्योंकि आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। मूवमेंट तो बहुत सारे थे इसमें, चाहे वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट वही था जो हम कप जीते, उससे बड़ा मूवमेंट तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी अगेंस्ट अफ्रीका 4 विकेट लेना, जिसमें हर्षल गिब्स आउट करना लेग बिफोर, स्मिथ का कैच और दिनेश कार्तिक, कई चीजें दिमाग में आपके हमेशा बैठी रहती हैं, चाहे शॉन पॉलक आउट करना हो। और पर जो सबसे खास मूवमेंट जो हमेशा दिमाग में रहता कि हम फाइनल मैच खेले थे और हफीज बैटिंग करने आया था, और एमएस ने एक 3rd 4th के बीच में एक स्लिप लगाई थी रॉबिन को। मैंने पूछा भी था कि ये मुझे तो ना 3rd लग रही ना 4th लग रही स्लिप, ऐसा क्यों करें, तो अपनी बॉलिंग पे ध्यान दो कि जो ऑफ स्पिन से पड़ के गेंद अंदर आती है, थोड़ा फ्लोटिंग जैसा स्लिप, क्योंकि हफीज थोड़ा लेट कट खेलने का बहुत शौकीन भी है और थोड़ा रिलीज शॉट भी है, तो उसका रिलीज शॉट बंद करना और यहाँ आउट भी हो सकता है। नेक्स्ट ही बॉल उसने वैसे ही खेला और रॉबिन हिला भी नहीं, आउट हो गया। तो ये लगा कि हाँ शायद तो कितना बेटर गेम रीड कर सकता है। और अगर आप देखो रिमा, तो उस वर्ल्ड कप में आपको सबके नाम ध्यान होंगे, सबके परफॉर्मेंस। मैं ये विकेट लिया और युवराज ने 6 छक्के मारे, गौतम ने 2 बड़ी, शायद एमएस का किसी को कोई पारी याद ना हो कि एमएस ने कोई ऐसी पारी खेली हो, पर वो हर मैच में था, एज ए कैप्टन था, एज ए प्लेयर भी था। वो कप्तानी में कहूंगी बहुत महत्वपूर्ण थी उस वर्ल्ड कप में। कई ऐसे डिसीजंस हमने देखे थे, बहुत सारे डिसीजन थे उसमें, चाहे वो बॉल आउट में बॉलर सेलेक्ट करना हो या फील्ड प्लेसमेंट लगानी हो। पर एक हम लोग अभी चलो चीजें बहुत चीजें, पहले एक फंडा क्लियर रहता है कि यार पहले बैटिंग करेंगे, रन लगाएंगे और अर्ली विकेट लेंगे, स्विंग पे रिलाई करेंगे और मैच जीतेंगे। इसी फंडे के साथ पूरा टूर्नामेंट हमने खेला और काम तरीके से खेला, प्रोसेस फॉलो किया। और उसमें सभी का, लाचन राजपूत भी थे वहाँ पे हमारे कोच, उनका भी उतना ही बड़ा योगदान जितना एमएस का है, सबने मिल बांट किया। तो वो जो थॉट आपने क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो हफीज का विकेट की जो स्लिप 3rd 4th के बीच में गया, वो बहुत दिमाग में रहा कि कैसे कोई आदमी इतना बेटर रीड कर सकता है। जी हाँ, और अगर एमएस धोनी का नाम आया तो उनका बात करना जरूर बनता है। आप एज अ प्लेयर खेले उनके अंडर, वो कप्तान थे, उसके बाद ऑफ द फील्ड भी आपकी दोस्ती काफी अच्छी नजर आई। आप एक ऐसे इंसान है जो ऑन द फील्ड भी उनके साथ थे और ऑफ द फील्ड भी उनके साथ थे। हाल ही में हमने आपकी कुछ पिक्चर्स भी देखी थी, मालदीव में थी जो, तो उनकी फैमिली के साथ भी आपने टाइम स्पेंड किया। क्या उनको अलग बनाता है? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जानना चाहूंगी धोनी फैंस के लिए भी, इतने काम प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना, अपनी गेम को चेंज भी करते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 बॉलों पे 6 छक्के मार सकते हैं, लेकिन वो काउंट करते हैं कि कब मारना है कब नहीं मारना, और बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के इंसान है। आमतौर पे ऐसा देखा नहीं जाता क्रिकेटर्स। बहुत ज्यादा मैचेस तो नहीं खेला उसके अंडर में, अंडर T20 वर्ल्ड कप छोड़ दे तो शायद एक टेस्ट मैच खेला होगा जहाँ पे मेरा ध्यान हो, या कुछ वनडे, पर टाइम काफी स्पेंड किया, काफी चीजें, शायद वो जो इमोशंस कंट्रोल करने का जो स्किल है या कह लो या विल है, जिसकी वजह से वो थोड़ा खास प्लेयर बनता, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी बॉल लीडर है, ऊपर से लेके ही आया वो लीडरशिप क्वालिटी, की गेम ऐसे रीड करना कई बार होता है ना, 1 मैच 2 मैच, 1 सीरीज 2 सीरीज पर कंटिन्यूस आप इतने साल तक वो चीज करते रहो, तो वो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो तो उसके अंदर हमेशा रही। और मूल स्वभाव जैसा है ग्राउंड में वैसा बाहर भी, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है, पर वही कि वो शायद एक बार आया 100 में से, बाकी 99 टाइम, क्योंकि वो भी शायद मुझे लगता है मानता होगा कि आप जितना सही तरीके से काम रहोगे तो आप ज़्यादा बेटर गेम रीड कर सकते हो, क्योंकि उस पर मैच इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में मैनेज हो जाएंगी। तो बाहर भी उसका लाइफ अप्रोच ऐसा ही कि आप हंसते गए और
जो चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल करिए, जो नहीं उस रिलेटेड को आगे बढ़ो। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ फॉर्मर खिलाड़ियों का मानना भी है कि कई बार ऐसा देखा है कि भारतीय टीम के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, लेकिन धोनी का जो माइंड था बिहाइंड द स्टंप वो उस इनएक्सपीरियंस को कवर करता था। क्या आपका भी मानना ऐसे ही है? सब कैप्टन के अपने अलग अलग थॉट हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा स्किलफुल बॉलर उसके साथ खेले ही ना हो, उस समय सेलेक्ट ही ना हुआ, ये भी हो सकता है। बट बहुत सारे स्किलफुल बॉलर हमेशा इंडिया ने प्रोड्यूस किया और सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। सारे कैप्टन के ऊपर होता है, क्योंकि इसमें तो आपको कैप्टन के थॉट के साथ अलाइन होना होता है कि आपको अपनी स्किल और कैप्टन थॉट दोनों मिला के चलना होता है कि अपनी स्किल, क्योंकि आप स्किल से बाहर जाओगे तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, कैप्टन के थॉट से बाहर जाओगे तो शायद बॉलिंग ही ना कर पाओ। दोनों आपको बैलेंस बनाना होता है। और बहुत सारे कैप्टन बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं कि आप करिए जो करना है जी। जो बहुत ऐसे कैप्टन हैं तो आप थॉट्स को पोस्टपोन कराते हैं कि नहीं अगला बॉल। बहुत लोग होते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। तो उतनी स्किल तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैप्टन के थॉट्स के साथ अलाइन हो जाओ और वो जो कह रहा है वैसा आप डिलीवर कर सको। तो डिलीवर करता है वो एक अच्छा प्लेयर रहता है। कैप्टन ऐसा कोई वियर्ड चीज़ तो करानी जा नहीं रहा, वो तो टीम की परफॉर्मेंस से या टीम को आगे जिताने के लिए उसने दिमाग लगाया या वो प्लान बनाया, तो उसके साथ अलग होना बहुत जरूरी है। और एमएस शायद विकेट के पीछे ज़्यादा बेटर रीड कर सकता है विकेट कीपर वैसे भी, कि अगर कैप्टन विकेट कीपर ना हो तो हम लोग विकेट कीपर से एक बार कंसर्न तो करते हैं कितना बॉल स्विंग हो रहा है या कहाँ पिच कर रहा है, विकेट का बाउंस कैसा है, और विकेट कीपर भी और कैप्टन इससे ज़्यादा बेटर है। जी हाँ, और एमएस धोनी कप्तानी का तो इतिहास गवाह हो चुका है। अच्छा, हम बात करते हैं आपके ओडीआई करियर की। श्रीलंका के अगेंस्ट आपका पहला मैन ऑफ द मैच था, जिसमें अगर मैं आपके स्पेल की बात करूं वो इंटरनेशनल मैच था। 8.5 ओवर्स, 2 मेडन, 35 पे 4 विकेट। वो पहला मैन ऑफ द मैच कितना इंपॉर्टेंट था? क्या वो आगाज थी आपके इंटरनेशनल करियर की? मैं सेलेक्ट तो पहले ही हो गया था और कुछ मैचेस खेले भी थे, पर वो कंटिन्यूअस मैचेस तब उतना मिल नहीं पा रहे थे मुझे। और शायद सबके साथ ही होता है कि आप शुरू में आते हो, थोड़े दिन ड्रेसिंग में रहते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा मैच खेलते हो, तो उस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा कंटिन्यूटी भी बढ़ गई मेरे लिए। और वो ऐसा टाइम था रीमा जब बहुत सारे क्रिकेट में रूल चेंज हो रहे थे, सुपर सब इंट्रोड्यूस हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि अब सर्किल में 4 रखने, 5 रखने, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर चल रही थी। उस समय कंटिन्यूटी बना रहना जरूरी। तो एक ऐसा परफॉर्मेंस का वेट कर रहा था मैं जो मुझे थोड़ा सा अलग बनाए कि हाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा और आप इस टीम के और जो 3 बॉलर खेलते हैं उनमें से एक पार्ट बने हो ताकि आप ज़्यादा मैच खेलो। तो वो वनडे कैरियर के लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारा। उसके बाद ही काफ़ी मैच खेला और काफ़ी दिन तक खेला मैं। ओके, ये तो थी वनडे की बात। टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, आपका डेब्यू था फैसलाबाद में अगेंस्ट पाकिस्तान। उसमें भी आप अपने पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में बने थे मैन ऑफ द मैच और 5 विकेट लिए थे। कितना इंपॉर्टेंट था वो स्पेल आपकी लाइफ का? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए हर खिलाड़ी उत्सुक होता है। बहुत फ्लैट विकेट था फैसलाबाद का, जब भी ध्यान, और शायद दोनों टीमों ने 700 प्लस रन बनाए थे और ऑल आउट भी नहीं हुए थे। एमएस ने शायद वहाँ रन बनाए थे और सभी ने रन बनाए, तभी 650-700 रन बने। मुझे शायद इसलिए मैन ऑफ द मैच दे दिया कि आपने इतनी मेहनत से गेंदबाजी की, इस पार्टनर विकेट पे पूरे टाइम लगे रहे, तो मेहनत देख के उन्होंने मुझे मैन ऑफ द मैच दे दिया होगा। पर वो आसान विकेट नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर बाद बॉल पुराना हो गया, एकदम पार्टनर विकेट, उससे पिटाई चल रही थी। और पाकिस्तान जैसी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की फ्लैट ट्रैक में 5 विकेट लेना अपने आप में एक अहम परफॉर्मेंस कहलाती है। हाँ, फ्लैट ट्रैक में 5 विकेट लेना मैं कह सकते हैं, पर उतना मानता नहीं मैं, क्योंकि आप जब 30-35-40 ओवर डालोगे तो बैट्समैन भी कई बार होता है कि गलती करता है और बड़ा शॉट माना जाता, आउट होता है। नंबर ऑफ ओवर्स बहुत ज़्यादा थे उसमें और जिसकी वजह से 5 विकेट मिले भी। और ये कह सकते हैं फिटनेस थी इसलिए मैंने इतने ओवर डाले, विकेट मिले। पर मेरे हिसाब से खास परफॉर्मेंस तो वो होता है कि आपने 12-15 ओवर डाले, पूरी टीम खोल दी, 5 से 6 विकेट आउट किए। वो परफॉर्मेंस थोड़ा यूनिक परफॉर्मेंस होता है कि आपने आधी टीम 12 ओवर में आउट कर दी। आप नंबर ओवर डालते रहोगे रीमा, आप तो अगर आप ये आंकड़े थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, 6 ओवर का 7 ओवर का स्पेल डालोगे तो हर दूसरे स्पेल में आपको 1 विकेट मिला, तब भी आप 30-35 डालोगे तो 4-5 विकेट हो जाएंगे। जी हाँ। सॉरी, आपकी आरपी, आपकी रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपने ठीक उसी दिन रिटायरमेंट अनाउंस की जिस दिन आपने डेब्यू किया था। ये इसी कोई खास वजह, एक कैलकुलेटिव डिसीजन था या जस्ट ऐसे ही हो गया? काफी दिन से, मतलब जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो बहुत डाउनफॉल होता है क्रिकेट में, इंजरीज भी रहती है, फैसिलिटी ना होना, तो एफर्ट मार रहा था मैं कुछ नया मिल जाए, कुछ। गुजरात भी गया, खेला, गुजरात चैंपियन भी हुई, वनडे चैंपियन हुई, रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुई, उसमें मेरा भी योगदान रहा और एज ए प्लेयर भी, एज ए मेंटर भी कह लो आप, दोनों चीज़ें थी। एक आदमी होप ढूंढता है कि यहाँ पर जब आपको लगता है कि शायद बॉडी उतनी साथ नहीं दे रही या फिर वो स्कोप खत्म हो गया, वो सर्किट से बाहर हो गया,
जो 50-60 लोगों का पूल होता है, जी तो ये कोई खिलाड़ी छोड़ना नहीं चाहता, मैं भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो आप सोचते हो कि कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, एक और चांस देना है, एक और चांस, तो उससे बहुत टाइम निकल जाता है और ना ये कोई दूसरा काम कर पाते हो, ना क्रिकेट खेल पाते हो। तो इत्तेफाक था कि मैंने जब डिसाइड किया तो उसके 2 दिन बाद ये था, मैंने कहा ठीक है, जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन छोड़ देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डिसाइड तो मैंने कर लिया 4-5 दिन पहले कि शायद अब हो गया मेरा टाइम, क्योंकि खेल भी लिया, प्रोफेशनल भी खेल लिया, जीत भी गया, यहाँ रणजी ट्रॉफी जीत गया, वहाँ जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी कि अब वो मेरे लिए इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, नीचे जाना है, तो इससे बेटर छोड़ो कुछ और किया जाए। टोटली एग्री विद यू। ये बहुत अहम डिसीजन होता है खिलाड़ी के लिए कि आपको अपनी बॉडी को पहचानना बहुत जरूरी है कि कब वो साथ देगी और कब टाइम आ चुका है कि आप दूसरे के लिए जगह बनाएं। वेरी वेल सेड। अभी आईपीएल की अगर हम बात करें तो आपने 5 टीमों को लगभग रिप्रेजेंट किया है, कोची टस्कर, मुंबई इंडियन, डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए आपने खेला, डिफरेंट कैप्टन्स के अंदर खेला। एज अ प्लेयर कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है जब आप हर 1-2 साल में डिफरेंट कैप्टन्स के अंदर खेलते हैं। आमतौर पे वो जोड़ी कहलाई जाती है कप्तान और प्लेयर की, वो अंडरस्टैंडिंग बार बार बनाने में मुश्किल आती है या एक प्लेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा? मुश्किल तो आती है रीमा, ये बहुत आसान नहीं होता। आप डिफरेंट कैप्टन्स के साथ खेलो और उनके थॉट्स के साथ अलाइन, उनके थॉट्स के साथ मैच करो, क्योंकि सबके अपने थॉट्स होते हैं। और आईपीएल तो डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट तरीके से रन भी होता है, उसमें सपोर्ट स्टॉप भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत कम टीमें होंगे जो कैप्टन डोमिनेटिव या कैप्टन जिसका पूरा रोस्टर तैयार करता होगा। बहुत सारी टीमें सपोर्ट स्टाफ पे बहुत निर्भर करती हैं। तो वो थॉट भी, जब आप एक टीम के साथ पर्टिकुलर खेलते हो 2-3-4 साल, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और जब आप किसी कारणवश आपको टीम चेंज करना पड़ता है, जैसे डेक्कन में 3 साल खेला, 4 साल उन्होंने बिड किया, ऑक्शन में शायद उतना हाईली बिड नहीं किया, इसलिए कोची टस्कर चला गया, वो टीम बंद हो गई अगले साल, तो मुझे कहीं और जाना पड़ा। तो वो चीज़ें हौच-पौच रहती है। अगर आप कंटिन्यूस एक टीम के साथ परफॉर्म करो तो आपकी रिलायबिलिटी भी बनती है और आप परफॉर्मेंस भी अच्छा करते हो। क्योंकि पहले आई थिंक 6-7 साल में आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर था, मेरे बाद मलिंगा था। तो जब मेरी एक बार इंजरी हुई, अब मैं जब खेला नहीं तो मुझे मलिंगा ने टेक ओवर किया। तो वही अगर कि मैं एक टीम में ज़्यादा और समय तक रहता तो और बेटर परफॉर्मेंस करता, क्योंकि आप नए सेटअप में जाते हो, नए विकेट में जाते हो, क्योंकि आपकी होम टीम विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर टीम का मानना होता है जब होम टीम पर आप 8 मैच खेलो तो 7 मैच जीतने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करोगे। उसके हिसाब से आपकी बॉलिंग भी डिसाइड होती है, आपकी प्लानिंग डिसाइड होती है। पर आप जब एक टीम से दूसरी टीम में गया तो आपका फॉर्मेट चेंज होता है। और कैप्टन, ऐसा नहीं कोई कैप्टन खराब ही अच्छा होता है कि कोई बॉलर अच्छा है, तो शायद कभी कोई उस थॉट से मैच नहीं कर पाता है। अब हमने देखा बहुत लोग MS धोनी के अंदर अच्छे कप्तान खेलते हैं, बहुत लोग रोहित के अंदर अच्छे खेलते हैं, बहुत लोग विराट के अंदर अच्छे खेलते हैं। वो ऐसा नहीं कि तीनों में कोई बहुत वास्ट डिफरेंस रहा होगा या कोई प्लेयर ऐसा, जो बस वही कि किसके कैप्टन से कौन सूट कर गया, कैप्टन कौन थॉट को मैच कर गया, कैप्टन किस पे कितना बिलीव दिखाया। बहुत बार आपकी पिटाई होती है, बहुत बार आप मैच को मतलब अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अगर कैप्टन आपको फेवर में या कैप्टन आपको पुश कर रहा है तो आपका परफॉर्मेंस आज निकल तो अच्छा होना ही है। बिल्कुल, कैप्टन का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी टीम जिसके लिए आपको लगा हो कि आप खेलना चाहते थे, कोई ऐसा मलाल आपके दिल में अभी भी है, या फिर आप सेटिस्फाइड हैं कि मैंने इन टीम्स के साथ खेला? नहीं, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा प्राइमरी फोकस था कि परफॉर्मेंस करना और मैच जिताना टीम को, और वही हमने हमेशा किया। और जितने विकेट लिए मैंने, डेक्कन खास टीम थी क्योंकि हम लोग उसके लिए जीते भी, आईपीएल जीते, बॉटम से आकर नेक्स्ट डे में टेबल चेंज किया, नंबर 1 आए, तो एक खास परफॉर्मेंस था वहाँ पर। मैं पर्पल कैप होल्डर था, तो कभी भूल नहीं सकते। बाकी ऐसा कोई मलाल था नहीं, जितना खेलना मतलब ठीक है। आईपीएल शायद अगर 5 साल पहले आता था और मैचेस खेलते हैं, पर वो हमने खेलना स्टार्ट कर दिया था और इसलिए उतने मैचेस नहीं खेले। जी हाँ, तो आप सेटिस्फाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, आपकी वाइफ दिव्यांशी और आपके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कितना उनका सपोर्ट रहा है आपके लाइफ में? क्योंकि एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ, ट्रैवलिंग पार्ट बहुत ज्यादा है, काफी बिजी शेड्यूल है, आप टाइम कम स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। कैसे मैनेज किया दिव्यांशी ने वो फेज आपका, जब आपके पास टाइम नहीं होता था? अभी तो टाइम ही टाइम है। हाँ, वो फेज तो बड़ा अलग रहता है कि जब आप खेलते रहते हैं। देवांशी भी प्रोफेशनल लॉयर है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ बिजी, मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, मैं अपनी लाइफ बिजी। तो पर ठीक है, चीज़ें काफ़ी बढ़िया वर्कआउट रही। और क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी, टीटी खेली शायद काफ़ी स्टेट्स के लिए, टेबल टेनिस, तो उनको आइडिया है कि कैसे स्पोर्ट्स की लाइफ होती है। उसका भाई खुद फर्स्ट क्लास प्लेयर है, तो वो चीज़ें समझना बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कैसी। अगर आप खुद थोड़ा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व तो बेटर समझ सकते हैं कि हाँ, कितनी ट्रैवलिंग रहती है या कैसा माइंड
मैच हारने के बाद किसी का दिमाग अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, सबका दिमाग खराब ही रहता है। उसमें घर में आके और कोई दिमाग खराब करे तो अगर जो खुद खेला वो समझ सकता है ना, तो छोड़ दे आधे घंटे के लिए, उसका ठीक हो जाएगा। तो क्या, लेकिन हाँ, तो वो सब चीजें ठीक था क्योंकि खुद भी स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व थी, तो काफी चीजें बहुत बढ़िया गई। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने काफी समझा, लेकिन आपने एक बात और बोली कि वो प्रोफेशनली लॉयर है, तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन में लॉयर सामने आया? आज तक कोई ऐसा आर्गुमेंट हुआ जिसमें पति जीता हो, जिसकी मुझसे बीवियां उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने वहां पे लॉयर भी जीते और वाइफ भी जीती। ओके आरपी, आपके करियर के बारे में हमने बात करी, आपने इंडिया के लिए काफी खेला, आपने यूपी के लिए काफी खेला, आपने आईपीएल के लिए, आईपीएल में भी काफी खेला और काफी अचीवमेंट्स भी थी, जिसमें वर्ल्ड कप भी जीता, काफी रणजी ट्रॉफी में भी जीता, आपने गुजरात के लिए भी अच्छा खेला। फिर आप ऑफ द फील्ड आते हैं, कमेंट्री बॉक्स में आप छा रखे हैं, टीवी 9 पे हमने आपको देखा, स्टार स्पोर्ट्स में हमने आपको देखा काफी समय से, और उसके बाद आपकी एकेडमी भी है, क्रिकेट एकेडमी, और अब एक नया रोल बीसीसीआई में आप सीएसी मेंबर। मल्टीपल रोल्स आपने किए हैं, कौन सा रोल आपको सबसे आसान लगता है और किस रोल को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, और कैसे इस मल्टीपल रोल्स को आप हैंडल करते हैं? सारे रोल क्रिकेट के आसपास के ही हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय तो आदमी बॉलिंग ही करता है, अपनी जब तक आप खेलते रहे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। पर उसके बाद की लाइफ में आई थिंक कमेंट्री, क्योंकि एक इवेंट सामने हो रहा है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, और वो मतलब मैं कहूँगा उतना प्रेशर वाला जॉब नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें उसमें देखनी है, क्योंकि आप खुद सब खेले होते क्रिकेट, तो आप बाहर बैठ के वैसे भी आप बेटर जज कर सकते हो क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो आप भी हमारे साथ काम किए तो आपको भी लगता होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि आप प्रेशर पे नहीं रहते हो। जब खेलते हो जब बॉडी अलग बिहेव करती है, और जब बाहर से तो अलग। तो कमेंट्री में भी आप जब वो प्रेशर कम होने की वजह से आप बेटर और ज़्यादा एंजॉय करते हो। कोचिंग का पार्ट है, उसमें जो बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो कैसे ट्रेन करें। तो वो भी प्रेशर वाली जॉब है कि जो बच्चा आ रहा है होप के साथ आ रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कि सीख के जाए। खिला तो हम सकते नहीं, पर अच्छा सिखा सकते हैं, सीख के जाए। और जो अपनी लेटेस्ट जॉब है सीएससी में, वो सबसे मुझे लगता है टफ है, क्योंकि आपको काम लिमिटेड है, पर आपको सेलेक्ट उन लोग करना जो इंडिया टीम को सेलेक्ट करेंगे, और ताकि इंडिया टीम अच्छा करे। वो एक ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है। पर मैं थोड़ा लकी हूँ कि हमारे साथ 2 लोग और सुलक्षणा जी भी हैं, आप तो बहुत अच्छे से आप शायद उनके अंदर खेले भी होंगे, और मदन लाल जी हैं, तो इन दोनों की हेल्प से वो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सबसे यंग उसमें, यहाँ तो यंग वाली फीलिंग आती ही होगी क्योंकि रिटायर तो हो गया, पर मदन जी और सुलक्षणा जी हैं वहाँ पर। और एक बार फिर आप यंगस्टर का रोल अदा करेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सारे अलग अलग चैलेंज है, और ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, और चैलेंज है इंपॉर्टेंट जॉब मैं कहूँगा, क्योंकि लाइफ में ये बहुत बड़ा पोस्ट है मेरे लिए कि ऐसे चीज़ के लिए बीसीसीआई ने मुझे सेलेक्ट किया कि आप आओ इस टीम कमेटी का पार्ट बनो। और क्योंकि मैं शायद बहुत यंग भी हूँ, लेकिन फिर भी जो फेथ है कोशिश करेंगे, उनके फेथ है बाकी लोगों की फेथ पे भी खरे उतरे। जी हाँ, बहुत अहम पोस्ट है, क्योंकि उस आपके हर डिसीजन पे निर्भर करेगा हिंदुस्तान का फ्यूचर। बिल्कुल, काफी अच्छी जर्नी रही आपकी क्रिकेट की। आरपी, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, टिकटॉक विद टीममेट्स। ये समय के साथ चलेगा सेगमेंट, यानी कि 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। इसको आप काइंड ऑफ रैपिड फायर समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करें? आर यू रेडी? सबसे बड़ा ड्रामेबाज? ड्रामेबाज फनी कैरेक्टर ना, तो उसमें तो सरदार जी सबसे अव्वल नंबर पे हैं, हरभजन सिंह सबसे बेटर। बेस्ट सिंगर? संजय मांजरेकर, मतलब खेला तो कभी नहीं, लेकिन हाँ कमेंट्री में संजय भाई के गाने बढ़िया हैं, सुनने पड़ेंगे। डांसर का खिताब किसे देना चाहेंगे? डांसर अभी स्टार स्पोर्ट्स में नया डांसर आया इरफान पठान, उसी को देना चाहूंगा मैं। मैंने बात की थी उनसे झलक दिखलाजा में, तो उन्होंने कहा था प्लीज इस बारे में किसी से कोई बात ना करें। शेर और शायरी का दीवाना? शेर और शायरी का दीवाना ऐसा तो मैंने किसी को सुनते देखा नहीं, ज्यादातर लोग गाने ही सुनते हैं, शेर और शायरी तो बहुत कम देखा नहीं मैंने किसी को। तो इसमें मैं आपको जवाब देती हूँ, इरफान ने अपना आपको नॉमिनेट किया था यहाँ पे, इसका मतलब आपको उनकी शेर शायरी सुननी पड़ेगी। साइलेंट बॉय ऑफ द टीम? एमएस धोनी। लेजीएस्ट टीममेट? वो भी पता नहीं, सारे इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे वहां पे, कोई लेजी था ही नहीं। लेजीएस्ट टीम में जो आराम से आए, या फिर और लक्ष्मण भाई थे, हमेशा 30 सेकंड पहले बस में आते थे, पर वो लेजी नहीं कह सकते हैं।
पॉपुलैरिटी कह सकते हैं। ओके, ट्रबल मेकर। सभी ट्रबल मेकर अपने अपने टाइम पे, जब को मौका मिले सभी कहीं ना ट्रबल क्रिएट करते हैं। कोई लेजी नहीं था, सब शरारती थे। ओके, सबसे जिद्दी जो सुने सबके और करे अपनी। जिद्दी या स्मार्ट, मतलब वैसे तो मैं सुनता सबकी तरफ करता अपने मन की तरफ, तो चाहे स्मार्ट बोलो चाहे जिद्दी बोलो। ये है शेरों की पहचान। दैट वाज प्रीटी गुड। आरपी, जाते जाते एक दो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ जो कमेंट्री बॉक्स का रहा है या न्यूज चैनल का रहा है, उसमें मैंने एक चीज नोट की है कि आप लोगों की बॉन्डिंग फॉर्मल क्रिकेटर्स की ऑफ द बिहाइंड द सीन वो काफी जबरदस्त रही है। वो हंसी मजाक, वो पुरानी बातें, और स्पेशली उसमें अगर मैं खाना ऐड कर दूं तो उसमें क्या मीठा क्या खट्टा सब चीजें आती थी। कोई सब कुछ खाता था, सब एंजॉय करते थे पुरानी बात। क्या वो एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम में भी होता था? हमेशा वैसा ही कि कुलचे और छोले बन रहे हैं और हेल्दी डाइट भी होती थी, पर सब खाते थे। बस ये कि यार थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, खाने में कुछ डिसिप्लिन जरूर फॉलो करते थे, कब खाना है या क्या खाना है। और ऐसा नहीं कि मन को मारते थे, चाहे जल्दी खाना हो या फिर मैं खुद भी ऐसा नहीं कि कभी मैं सीधे प्रोटीन डाइट पे, कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट थे। जलेबी भी खा लेते थे बीच बीच में, पर मैं इतना जलेबी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने न्यूज़ चैनल में भी देखा था, आपको जलेबी लगातार आ रही थी और मुनाफ का कहना था कि खा लो, सुबह भाग लेंगे एक्स्ट्रा। एटीट्यूड सभी का होता है कि खा लो यार, सुबह देखा जाए, सुबह भाग लेंगे एक्स्ट्रा। कुछ भागते थे, कुछ नहीं भागते थे। परफेक्ट। जाते जाते क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर को? कोविड-19 के टाइम पे काफी डिफिकल्ट टाइम आया है, अब जो आगे आने वाली सिचुएशन है उसको कैसे अडेप्ट करें, न्यू नॉर्मल को कैसे नॉर्मल बनाएं? देखिए, ये किस टाइम किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बहुत विषम परिस्थिति है इस वक्त देश की। हम सब इसी से गुजर रहे हैं। जो लोग एक्टिव क्रिकेटर्स हैं उनके लिए तो और चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको क्या कर सकते हैं, अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट रखें अपने आप को। बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं जो आपको घर में करनी होती है, आप करें। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर जब ये क्रिकेट स्टार्ट होगी तो आते ही परफॉर्मेंस करना सबके बस की बात भी नहीं, सबको टाइम लगता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत फॉर्म में या बहुत अच्छा कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी जो मैच की रहती है, उस पर थोड़ा समय लगेगा। तो उस समय 1 मिनट की बस 2 मिनट, पर वो उस टाइम में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वो टाइम सबको लगना है। तो हम सब जो लोग खेल रहे हैं तो उस टाइम को कैसे निकालना है, उस पर ध्यान देना। मेंटल हेल्थ की हमेशा बात होती रहती है कि आप पॉजिटिव रहिए, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करिए। अगर कुछ मन में है तो लोगों को ऐसे ढूंढे जिनके साथ बातें शेयर कर सकते हैं। गलत सही तो वो तो भविष्य बताएगा, पर खुश रहिए यहाँ पर। और ये सब बुरा समय कटता है, अच्छा समय चला जाता है तो बुरा समय भी चला ही जाएगा, ये भी चाहेगा और नई चीजें स्टार्ट होगी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि खुश रहिए, मोटिवेट करिए अपने आप को और इस न्यू नॉर्मल को अडैप्ट कीजिए। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, अभी समय के साथ चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी के लिए और एक इंसान के लिए। आरपी, थैंक यू सो मच इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आपकी स्टोरी जानेंगे फैंस और आपको और पसंद करेंगे। आपको आगे फिर एक बार चाहेंगे हम शो का हिस्सा बनाना, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीमा, थैंक यू सो मच।